हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बखूबी कर रहे होंगे। इसी की सीरीज़ में आज हम आपको इतिहास में, हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश से संबंधित अपनी अगली सीरीज़ को पढ़ाएंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों हम अपने हिस्ट्री में अगली सीरीज़ के पहले प्रश्न को। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बहुत से लोगों ने प्रश्न पढ़ भी लिया होगा इतने समय में कि मंगोलों का जब आक्रमण हुआ भारत में तो वो किसके नेतृत्व में हुआ। सबसे पहले आपका इस क्वेश्चन से ही एक आंसर तैयार हो रहा है, तो वो चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। और उस समय जो दिल्ली का भारत का जो शासक था वो कौन था, ये आपको बताना है कि फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश। तो उस समय जो दिल्ली का शासक था गुलाम वंश का, वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया था। और वो पहला आक्रमण जो हुआ था दोस्तों वो सन 1221 ईस्वी में हुआ था। समय आप याद रखिएगा कि 1221 में हुआ था। लेकिन उस समय सुल्तान इल्तुतमिश ने किसी हिसाब से बुद्धिमानी दिखा के या अपनी बुद्धिमत्ता से उस पल को, उस हमले को टाल दिया। लेकिन फिर भी मंगोलों ने हार नहीं मानी और बाद में मंगोलों ने बलबन के शासनकाल में सन 1279 में, 1279 ईस्वी में, 1279 में और 1285 में फिर से आक्रमण किया। और उस आक्रमण से बलबन की बहुत सारी शक्तियों और साधनों को क्षति पहुंची थी दोस्तों। और उस समय बलबन का पुत्र जो था शहजादा मोहम्मद, वो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था। मंगोलों से लड़ते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ जानकारियां मैंने आपको मंगोलों के आक्रमण के समय की दी। सन आप याद रखिएगा दोस्तों, इतिहास में सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि 1221 में फर्स्ट टाइम इल्तुतमिश के शासनकाल में किया गया। और गुलाम वंश के शासनकाल में बहुत सारे आक्रमण किए गए चंगेज खां के नेतृत्व में, यानी मंगोलों द्वारा। लेकिन गुलाम वंश का जो शासनकाल है उस समय 3 बार आक्रमण किया गया। पहला तो इल्तुतमिश के समय 1221 में, और बाद में जो किया गया वो बलबन के शासनकाल में किया गया था 1279 और 1285 ईस्वी में। तो याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निज़ामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था। आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी या बलबन। तो निज़ामुद्दीन जुनैदी जो वजीर था वो इल्तुतमिश का ही वजीर था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि बलबन के काल में विद्रोह करने वाला, यानी बलबन का विद्रोह किसने किया। सबसे पहले ये आप जानेंगे गवर्नर कौन था उस समय बंगाल का, तुगरिल खां, सैयद अली मर्दान खां या आराम शाह। और आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुगरिल खां। यहाँ दोस्तों तुगरिल खां उस समय बंगाल का गवर्नर था जिसने बलबन का विद्रोह किया था। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि वो जो समय था वो 1279 का था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1279 में ही, 1279 में ही मंगोलों का आक्रमण हुआ था बलबन पे। इसीलिए मैंने इसके पहले क्वेश्चन में आपको ये जानकारी दे दी थी। और उस समय बलबन काफ़ी वृद्ध था, इसलिए उसके जो दोनों बेटे थे, दोनों पुत्र जो थे, मोहम्मद और बुगरा खां, नाम आप याद रखिएगा। इससे एक प्रश्न आपका तैयार हो सकता है कि बलबन के बेटे कौन थे, शहजादा मोहम्मद और बुगरा खां। तो वो दोनों उनसे लड़ाई कर रहे थे उस समय जब मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तो मंगोलों से वो लड़ाई कर रहे थे, उनके आक्रमण को रोकने की कोशिश करने में व्यस्त थे। और इसी का मौका उठाकर तुगरिल खां ने, जो कि सूबेदार था बंगाल का, गवर्नर था, उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उसने कहा कि मैं अब यहाँ का शासक हो गया हूँ। और उसके बाद सुल्तान मुगसुद्दीन की उपाधि भी खुद धारण कर ली थी। उसने अपने आप को सुल्तान कहलवाना शुरू कर दिया था। सुल्तान मुगसुद्दीन की उपाधि धारण कर ली थी। उसने अपने नाम पर अनेक मुद्राएं भी चलाई थी और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था, अपना गुणगान भी करवाया था।
फिर बाद में जब थोड़ा स्वस्थ हुआ बलबन तो उसने उसकी खोज जारी की तुगरिल खां की, और 6 वर्ष बाद तुगरिल खां को किसी हिसाब से पकड़ा गया लखनौती के बाज़ार में, और लखनौती के बाज़ार में उसको फांसी पर यानी सूली पर लटकवा दिया गया। और उसके साथ जो बर्बरता की गई थी वो क्या की गई थी कि सूली पर लटकाने के बाद उसका सिर काटकर नदी में फेंक दिया गया था। सूली पे भी लटकाया गया था और सिर काटकर फेंक भी दिया गया था। ये हस्र उसके साथ हुआ था तुगरिल खां के साथ। तो ये कुछ जानकारियां मैंने आपको दी तुगरिल खां के बारे में और बलबन के बारे में। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति यानी जिनको न्याय मांगना पड़ता था सुल्तान इल्तुतमिश से, वे किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, कौन से वस्त्र पहनकर उनके सामने जाना पड़ता था न्याय मांगने के लिए? काला वस्त्र, हरा वस्त्र, लाल वस्त्र या पीला वस्त्र? दोस्तों आप आंसर गेस करिए, और आपका जो इसमें सही जवाब होगा वो होगा लाल वस्त्र। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में लाल वस्त्र पहनकर जाना पड़ता था न्याय मांगने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, मिन्हाज उस सिराज किन शासकों के समकालीन था? तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि मिन्हाज उस सिराज ना कोई पद है ना कोई पुस्तक है, ये बल्कि एक व्यक्ति का नाम है, एक मनुष्य का नाम है। इसको इल्तुतमिश का संरक्षण प्राप्त था, ये इल्तुतमिश के संरक्षण में रहता था, और इसने एक रचना की थी जिसका नाम है तबकाते नासरी। दोस्तों याद रखिएगा कि मिन्हाज उर सिराज ने कौन सी रचना की थी, आपसे प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो प्रश्न आपका तैयार हो रहा है कि तबकाते नासरी की रचना की थी। और तबकाते नासरी में उसने पैगंबर मोहम्मद से लेकर इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी जो कि नासिरुद्दीन महमूद के समय तक लगभग 1260 ईस्वी तक का वर्णन इसने किया था इस पुस्तक में तबकाते नासरी में। तो ये याद रखिएगा। अब आपको बताना है कि किस समकालीन था, लोधी वंशीय, दास वंशीय, तुगलक वंशीय या खिलजी वंशीय? तो ये जो समकालीन था दोस्तों, पहला जो था ये था दास वंशीय में, दास वंशीय के समकालीन था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि तबकाते नासरी के लेखक कौन है? जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि तबकाते नासरी की रचना किसने किया, लेखक कौन है? अमीर खुसरो, मेहंदी हुसैन, जियाउद्दीन बर्नी या मिन्हाज उस सिराज? तो आंसर आपको पता ही हो गया दोस्तों, आपका सही जवाब होगा मिन्हाज उस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? एक ऐसी कौन सी विश्व विरासत है जहाँ पर इल्तुतमिश की कब्र भी है? कुतुब मीनार में, मशहूर दरगाह में, लाल किला परिसर में या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब होगा कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार में इल्तुतमिश की कब्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? प्रश्न आपका एक बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, और आप फटाफट आंसर दे दीजिए। आपका सही जवाब होगा रज़िया सुल्तान। उत्तरी भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक जो थी वो थी रज़िया सुल्तान, और रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज़िया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? सन मैंने भी जैसा आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 1236 ईस्वी, 1216 ईस्वी, 1260 ईस्वी या 1246 ईस्वी? फटाफट आप आंसर गेस करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए तुरंत इन प्रश्नों को देख के। आपका सही जवाब होगा रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान 1236 ईस्वी में शासक बनी थी फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ, यानी किसने जब सिक्कों को जारी किया तो बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम उस पर छपवाया? बलबन ने, रज़िया सुल्तान ने, इल्तुतमिश ने या अलाउद्दीन मशरूद शाह ने?
तो आपका इसमें जो राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन मसूद शाह। यहाँ दोस्तों अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम था, अंकित था। और अलाउद्दीन मसूद था ये एक तुर्की शासक था जो कि दिल्ली सल्तनत का 7वां सुल्तान बना था, 7वें नंबर का सुल्तान था ये। गुलाम वंश से था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुलाम वंश के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इसका जो शासनकाल था दोस्तों वो आप याद रखिएगा कि 1242 से 1246 तक इसने राज किया था। अलाउद्दीन मसूद शाह ने 1242 से 1246 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान घरी किसका मकबरा है? रजिया सुल्तान, आराम शाह, फिरोज शाह या नसीरुद्दीन महमूद? तो सुल्तान घरी जो मकबरा है वो नसीरुद्दीन महमूद का है। और नसीरुद्दीन महमूद भी तुर्की शासक था क्योंकि चारों वंश तुर्की के थे। और लास्ट का जो लोदी वंश है वो तुर्कों से अलग था, वो अफ़गान का था। तो इसका जो शासनकाल था नसीरुद्दीन महमूद का वो 1246 से और 1265 तक था। और आपको सीरीज से अगर मैं बता दूं कि तो 7वें नंबर पर अलाउद्दीन मसूद शाह था और उसी के बाद नसीरुद्दीन महमूद था, जो कि माना जाएगा कि ये 8वां शासक था। और ये एक ऐसा सुल्तान था जिसके बारे में आपको बहुत ही रोचक जानकारी मैं दे दूं कि ये टोपी सीकर अपनी जीविका का निर्वाहन करता था, टोपी बेचकर अपनी जीविका का निर्वाहन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ईरानी पद्धति सिजदा, जिसको अब के समय में लोग सजदा कहते हैं, सिजदा की शुरुआत किसने की थी? रज़िया, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी? तो ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत शुरू की गई थी बलबन के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। और बलबन ने सिजदा की शुरुआत की थी। सिजदा का मतलब होता है कि आप घुटने के बल बैठकर सम्राट के सामने आप सिर झुकाएं, नतमस्तक हों। और दूसरा एक पद्धति शुरू किया था जो कि पाबोस का था, उनके सुल्तान के पाँवों को चूमना, और उसको बलबन ने अनिवार्य कर दिया था। तो आज की सीरीज़ का हमारा गुलाम वंश का प्रश्न समाप्त होता है। गुलाम वंश से संबंधित और भी प्रश्न अगली सीरीज़ में आपको मिलेंगे दोस्तों, अगले वीडियोस में मिलेंगे। और हमारी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ऐसे निरंतर प्रयास करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।